Textile Podcast, brought to you by The Yarn Bazaar, inspiring textpreneur stories. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी सालों से कॉटन ओरिएंटेड रही है और उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन बचता है तो वो है सिंथेटिक फाइबर्स। पर अब धीरे धीरे स्पेशली कोविड के बाद से सस्टेनेबल क्लोथिंग फैशन का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। तो आज हम हमारे टेक्सप्रेनर स्टोरीज के एपिसोड में एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो वेट स्पिनिंग प्रोसेस के एक्सपर्ट है। इनका नाम है मिस्टर पंकज आर्या। आर्या जी ने अब तक इंडिया में कुछ लीडिंग वेट स्पिनिंग के प्रोजेक्ट सेटअप करने में सहायता की है। तो आइए जानते हैं आर्या जी से इस इंटरेस्टिंग प्रोसेस के बारे में और इनमें छुपी अपॉर्चुनिटीज के बारे में। फर्स्टली सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द पॉडकास्ट विद अस। बहुत अच्छा लगा आप जैसे लोग अभी हमारे पॉडकास्ट पर आके अपना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और इनसाइट हमारे साथ और हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। Thank you very much for providing me such a platform to communicate myself to the industry people also. यस, तो बिफोर वी स्टार्ट सर, क्या आप हमें और हमारे लिसनर्स को आपके बारे में अगर थोड़ा बता पाए तो। Yeah, definitely sure. Basically, I have started my journey in 1990, June 1990, from the very leading company in that time. It was a leading in all the yarn making companies, Jayashree Textile, Risra. And then because I was selected over there from my just finishing my college, then they were actually that time the linen spinning and wet spinning was not known to the industry and even not known to the college people also. And they eventually take me to this industry in this spinning industry. आज जैसा आप सभी लोगों को पता ही भी है कि भाई इंडस्ट्री जब कोई नई होती है तो उस समय की परिस्थितियां सिचुएशंस एकदम अलग होती हैं। उस समय जो हमारे साथ के लोग थे जो काम करने वाले थे, तो दे वर इन द कॉटन इंडस्ट्री, दे वर इन द सिंथेटिक, दे वर इन द वूलन एंड वस्टेड and so anyhow somehow I was also not very much keen to continue with this industry at that time. And very soon after 6 or 7 months, I think so, I have left that organization. But I have started my initial journey in this industry with the this wet spinning system. So, and then due course of time, I have switched over to establishing the various projects because I got opportunity. Due course of time, people मिलते गए, लोग जुड़ते गए और हम धीरे धीरे मेरा जो है कैरियर वो पूरा प्रोजेक्ट्स के अंदर में ही चला गया। मतलब करीब आप ये समझ लो आज की डेट में इतने सालों के दौरान में करीब आप ये मान के चलो 12 से 13 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 8-10 स्पिनिंग के हैं, कुछ वीविंग के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट लगाने का सौभाग्य मिला और इंडस्ट्री ने काफी प्यार भी दिया और समझाया भी बहुत, ट्रेनिंग भी बहुत दी इस इंडस्ट्री ने। तो आई फील इट वाज ए वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल जर्नी विद दिस इंडस्ट्री। और अब आप समझ ही सकते हैं कि इतने लंबे समय के अंदर में इतना कुछ करने के लिए मिला है। तो आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड विद दिस इंडस्ट्री पीपल एंड इंडस्ट्री। तो सर, क्या आप हमें आपके अभी तक जो भी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, देयर आर टू थिंग्स बिकॉज एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज अपने को एज ए कंसल्टेंट कहना तो गलत होता है जब हम शुरुआत में काम करते हैं। तो आई वॉज एसोसिएटेड विद फ्यू पीपल, आई हैव वर्कड इन द सिस्टम। मतलब हम इस तरीके से मैंने अपनी कंसल्टेशन की जर्नी स्टार्ट करी है। जैसे मान लीजिए आज कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के साथ में काम किया, मतलब मैनेजमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट के साथ में काम किया। और जब वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो उसको मतलब उसके कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर के उसके इरेक्शन कमीशनिंग तक उसके साथ में काम किया और उसके बाद में फिर दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए। तो लाइक दैट आई हैव डन टोटल 10 स्पिनिंग प्रोजेक्ट्स एंड 1 प्रोसेसिंग, 2 वीविंग प्रोजेक्ट्स। एंड जहां तक मेरा मानना है या जितना मैंने सुना है सर, आपका एक एक्सपर्टीज है जो एक सर्टेन एरिया में है। स्पिनिंग की बात करें तो वेट स्पिनिंग में आपका एक एक्सपर्टीज है। तो आपके जो 10 स्पिनिंग प्रोजेक्ट आप बोल रहे हो उसमें से इज इट गुड टू से कि मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स या काफी प्रोजेक्ट्स आपके वेट स्पिनिंग में रहे हैं?
नहीं, देखिए इसके अंदर में अभी अपने टोटल इंडिया के अंदर में ही जो है कुल मिलाकर के 7 या 8 प्रोजेक्ट हैं। अगर इफ वी काउंट द वेट स्पिनिंग प्रोजेक्ट्स, सो द नंबर 1 इज जयश्री, and the second one is Syntex, then Golden Fiber LLP, then Bombay Rayon, this Raymond, and then WFB, and then two spinners in Calcutta. So you can just count there are total 8 projects which are the 8 units are there which are working for the wet spinning. So out of these 8 spinning units, I'm blessed that I have established 3 big units, which very renowned units. Number 1 is the WFB, which recently last year in December I have finished that project, and that was 5,120 spindle project. Before that, it was Syntex, which is 24,500 spindle, and before that, it was Golden Fiber LLP. Right now, they have Okay. expanded up to 13,000, but once initially it was the project of 16,000, 6,200 something spindle they have initially started. गोल्डन So फाइबर these तो are यही the हो गया ना जो दामोदर वालों का है, yes, बियानी yes, जी? yes, yes, yes. Arvind Biani, Anuj Biani, राइट, and they have the LLP with our CRM group, राइट. Mr. सो Pavanji दामोदर Poddar वाले ke अरविंद साथ, जी बियानी एंड सियाराम फैमिली. CRM family. राइट. तो सर हमारे लिसनर्स के क्लैरिटी के लिए खाली अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाए कि लॉन्ग स्टेपल या वेट स्पिनिंग क्या होता है एंड वो एक शॉर्ट स्टेबल स्पिनिंग से कैसे अलग है. राइट. एक्चुअली अगर हम अपनी गौर से अपनी स्पिनिंग इंडस्ट्री को और स्पिनिंग टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करेंगे तो हम अपनी फाइबर प्रॉपर्टीज में 2 या 3 चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं. सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है अपनी फाइननेस, which is common for all any type of spinning. It is very common and it can be considered because it is related to the number of fibers in the cross section, which ultimately is responsible for the strength and tensile properties of the yarn. So it is almost the same behavior it has for all the 3 spinning or 4 spinning systems which are available at present. As far as the length is concerned, here the main plays start and the technology keeps on changing. You see, whatever our drafting zones and systems has been designed in the cotton spinning system, they are designed for the shorter staple length. Means up to 40-45 mm length, you can process easily and set according to the length, their draft zones and each and everything. But once you go above 55 mm, then those fiber lengths are not able to be processed on the cotton spinning system because that length is not compatible for the technology and the drafting systems which has been designed for the cotton length fibers, right? And then the second aspect comes, then the another length comes that is called the worsted length or woolen length, which starts from 55 mm to say 75 mm or 80 mm. So all the woolen and worsted kind of a processes has been designed for this length of fiber. And then another length comes that is called more than 500 mm lengths or like that. So the wet spinning systems are designed for those kind of a length of fiber. So these are the basic fundamental difference within these 3 spinning technologies. And once the length increases in any natural fiber, it has been observed and we are very well known that the elongation properties of the fiber got drop like anything. Strength may be good, but the elongation properties are getting down like anything. So the wet spinning somehow, somewhere helps temporarily help for the fiber to spin according to the requirement. So that's why these are the basic difference in the spinning technology, which I feel. ओके. एंड सर आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में लॉन्ग स्टेपल या वेट स्पिनिंग का फ्यूचर स्कोप क्या है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया? सर इट वेरी 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 गुड स्कोप. कैसे है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. हमारा देश जो है, कॉटन फाइबर तो हमारे यहाँ बहुत बाद में आया. कॉटन फाइबर जो है, कॉटन का सीड हमारे पास में अगर अपने इसको गूगल भी करेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास में बाहर से कहीं से चल के आया. लेकिन जो हमारा देश था वहां पर पहले से ही बहुत से इस तरीके के फाइबर, लॉन्ग फाइबर्स इस तरीके से बहुत पहले से उपलब्ध है. जैसे जूट हो गया,
जैसे हेम्प हो गया, जैसे सन हो गया। सन तो अभी भी लेट, आप ये देखो ना, मतलब इवन अप टू 1700 18th सेंचुरी आल्सो पीपल वर यूजिंग दिस सनई फॉर देयर क्लॉथिंग पर्पस। और आज भी अपन गांवों में अगर अपन लोग जाएंगे तो वहां पर के सन के बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं उस फाइबर से। रस्सियां बनाते हैं लोग, चारपाइयां बनाते हैं, बहुत सॉफ्ट चारपाइयां होती हैं, जो कि अपने जो नारियल की जो रस्सी की जो चारपाई होती है उसके कंपैरेटिवली ये बहुत सॉफ्ट और अच्छी चारपाइयां मानी जाती हैं। तो रिसेंटली मतलब हमारे पास में इनकी नो हाउ है, हमारे पास में इनका, इनको कैसे हम इनको इनकी इरिगेशन कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा बीज डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम इनमें फाइबर प्रॉपर्टीज अच्छी डेवलप कर सकते हैं, ये नो हाउ है। रिसेंटली मैं आपको एक चीज और आपके सुनने वालों को अपग्रेड करना चाहूंगा। प्रतापगढ़ अनुसंधान केंद्र है, सनई अनुसंधान केंद्र प्रतापगढ़। लास्ट मंथ आई हैव विजिटेड दैट प्लेस and I came to know that they have developed the flax seed and crop in India, which is giving a very good properties, fiber properties as compared to the European fiber which we are importing in terms of strength. Now, definitely, that because we have already know-how, that's why we are this much fast in developing this kind of a fiber at our farming stage. तो मेरे हिसाब से भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिकल प्रोसेस है, एक सामाजिक दृष्टिकोण इसके अंदर में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे इंडस्ट्री इसको अपग्रेड करेगी, इंडस्ट्री इसको पसंद करेगी, तो हमारे किसान भी जो है इसको उगाने में उनकी भी इच्छा होगी, क्योंकि उनकी भी वो बढ़ेगी, आय बढ़ेगी और उनका भी भविष्य सुधरेगा। देखिए क्या हाँ होता जी है, सर। नेचुरल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं जहां तक समझता हूँ, मेरी समझ ये है कि व्यक्ति जो है, जो चीज उसके सामने, जो आज कॉटन के अंदर में जो एक स्पिनेबिलिटी है, कॉटन फाइबर के अंदर में जो स्पिनिंग की जो मतलब फाइन काउंट्स बनाने की या हर तरीके का मटेरियल टेक्सटाइल ग्रेड बनाने की जो कंपेटेबिलिटी इस फाइबर के अंदर है में, वो किसी में भी नहीं थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो किसी भी फाइबर हाँ में नहीं थी, राइट है। लेकिन लेकिन हुआ क्या है कि जब किसी भी फाइबर में नहीं थी उस समय, तो जब ये फाइबर आया, उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर था। उस समय हमारा किसान या हमारा समाज इतना ज्यादा सस्टेनेबल और पोल्यूशन से ग्रस्त नहीं था। मतलब पोल्यूशन के जो एडवर्स इफेक्ट जो समाज के ऊपर में पड़ते हैं उनसे इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं था, या उस समय जीरो था। तो वो चीज ग्रो करी, ग्रो करते 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 एक स्तर पर पहुंची, और जब वो ग्रो होकर के जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, तो उसके साइड इफेक्ट्स आज हमारे समाज को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो हमारे पोल्यूशन के जो साइड इफेक्ट है वो सब देखने को मिल रहे हैं। तब व्यक्ति को समझ में आया, टेक्नोलॉजी को समझ में आया, जो जनरेशन है उसको समझ में आया कि भाई ये फाइबर के साथ में तो ये प्रॉब्लम है, और ये दूरगामी परिणाम इसके बहुत घातक हो सकते हैं। इसीलिए जो हमारे जो पूर्वज रहे थे वो कॉटन के प्रति इतना आकर्षित नहीं रहे थे। शायद अब ये चीज हमको समझ में आ रही है कि जो शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग सिस्टम है वो कल को कहीं ऐसा नहीं हो कि हमको एक पोल्यूशन, या जिसको कहते हैं ना, एक ऐसे अंधकार में लेके जाए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज तमिलनाडु के अंदर में अपन लोग जाएंगे तो तमिलनाडु के अंदर में पानी की बहुत तगड़ी स्कैरेसिटी है, एवरीबडी नोज, और जबरदस्त स्कैरेसिटी है। और आज की स्थिति तो यह है कि इरोड को वहां की राजधानी बोला जाता है, कैंसर की राजधानी बोला जाता है। पानी के अंदर में मेरे खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, 1800 से 2200 के आसपास का टीडीएस है। आज आप डायरेक्ट जमीन का पानी वहां निकाल करके पी नहीं सकते, ये परिस्थितियां हैं। और सबको पता है कि आज की डेट में इरोड एक टाइम के अंदर में नहीं, आज भी वो जो है वो डाइंग का और इसका एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। वो सेम परिस्थितियां कमोवेश कुछ कुछ आपकी सूरत की भी हो रखी हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक 3-4 years बैक द पोल्यूशन कंट्रोल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने 80 शहरों को बैन किया था, केवल इसीलिए बैन किया था कि भाई अब हम यहाँ पर जो है हम फर्दर कंसेंट नहीं देंगे किसी भी प्रकार के डाई हाउस के लिए। तो सर आपने काफी बहुत अच्छी बातें कही है। काफी लोग और मैं भी आपसे बहुत सहमत है कि आगे जाके
स्कोप ऑफ दीज काइंड ऑफ इकोसिस्टम, हेम्प है, बैम्बू है, और ऐसे काफी सारे अन्य प्रोडक्ट्स है, इनका बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज जैसे आपने कहा, आज की स्थिति और पुरानी स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव है बदलाव आज। बदलाव। और वो देखते हुए काफी लोग, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, कुछ और यूरोपियन नेशंस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, जिधर लोग सस्टेनेबिलिटी लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। बराबर है। बट ऑल्सो आज ये कुछ प्रोडक्ट्स के और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे बाय नेचर कुछ प्रोडक्ट्स है जो एंटी बैक्टीरिया है। हाँ, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी एलर्जिक है, तो ये सारी चीजें तो इनहेरेंट इनके अंदर में रहती ही हैं। मतलब आज आप अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए जाएं कि भाई आज अपने को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मतलब शरीर की रक्षा के तरह इस हिसाब से भी सोचे, तो एंटी मतलब ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो यूवी प्रोटेक्टर इनहेरेंट होते हैं। तो बहुत सारी चीजें इनके अंदर में मतलब ऐसे ही बेनिफिट्स हैं जो स्किन को और पहनने वाले को बहुत सारी चीजों का आराम देती हैं, जो कि मतलब इंटेंजेबल थिंग्स हैं, मतलब जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन अपने लोगों को बहुत सारे फायदे पहुंचाती हैं। राइट। और बाय नेचर इनमें है तो आपको अलग से कोई प्रोसेसिंग करना है नहीं, शायद इनकी लाइफ भी ज्यादा है, ज्यादा यस, वॉशेस तक ये फैब्रिक्स टिकते हैं। बहुत ज्यादा है। आज आप ये देखिए ना कि जो अपने जो इजिप्ट के अंदर में जो अपनी ममीज हैं, उनके ऊपर में जो कपड़ा रैप किया गया था, जब उसकी टेस्टिंग वगैरह करी गई तो पाया गया कि ये सारी ये जो कपड़े हैं वो लिनन है बेसिकली, कॉटन नहीं था वो कपड़ा। ओके। और इसके अलावा बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें भी इनसे इन्वॉल्व हैं। ऑलमोस्ट 30,000 साल बास्ट फाइबर, 30,000 साल पुराना है बास्ट फाइबर की हिस्ट्री। और जबकि कॉटन की हिस्ट्री के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि वो कितना नया है इसके कंपैरिजन में फाइबर। राइट। तो सर एक बात समझनी थी, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे चूज किया? ऐसा कुछ था कि आपका फैमिली बिजनेस ऑलरेडी टेक्सटाइल्स में नहीं था नहीं या कोई नहीं, पहचान वाला? बेसिकली आई एम ए टेक्सटाइल इंजीनियर। हम्म। I have done my diploma in the textile technology from GCTI Kanpur. ओके। एंड आपने तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने का कैसे सोचा? ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक्चुअली क्या है, इन आवर डेज we were not so like this nowadays. We are having lot of seats and everything are there. तो हमारे टाइम के अंदर में एक ये होता था कि बस इंजीनियरिंग करनी है, चाहे कैसे भी इंजीनियरिंग करनी है। तो आपको जो भी ट्रेड, जो भी ब्रांच मिले, यू हैव टू बी इन देयर। बट जब हम इस ट्रेड में आए और जब इसमें काम करना चालू किया, देन आई रियलाइज कि इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू वर्क, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पर केमिकल टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पर आपकी क्या कहते हैं, कृषि से संबंधित चीजें भी हैं। मतलब एवरी लाइज इन दिस इंडस्ट्री। मतलब आप सोचिए वो चीज यहाँ पर है। आज आप देखिए ना, आज कंप्यूटर तो कितना नया है, उसके बावजूद आप देखिए कितना ज्यादा ग्रोथ आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में, कंप्यूटर को कितना बिजनेस मिल रहा है कंप्यूटर इंडस्ट्री को फ्रॉम टेक्सटाइल्स। सो दैट्स व्हाई आई फील कि इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि ये बिल्कुल जमीन से, जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजों से संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर में खाली एक इंडस्ट्री का रोल नहीं रहता, इसके अंदर में सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एवरी टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग गेट्स इन्वॉल्व इन दिस। राइट। तो ये है मेरा मानना। आप यू नेम द टेक्नोलॉजी, यू नेम द इंजीनियरिंग, एंड यू विल फाइंड ओके देयर मे बी सम परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन से, ओ नहीं साहब ये तो बहुत कम है इसके अंदर, बट everything exists in our textile industry. Every engineering exists in our textile industry. बहुत बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ना सर, हर चीज है, पेन पहना हम्म, हो या घर में समझ लो होम फर्निशिंग है या टेक्निकल टेक्सटाइल है। हर जगह आप देखिए ना, आप जब हम इसका, चाहे हम कॉटन का फाइबर उगाए, चाहे हम कोई भी फाइबर उगाए, तो वहां पर हमारी, आप ये देखो कि कृषि विज्ञान का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जब वो फाइबर प्रोसेस होना स्टार्ट होता है तो उसके अंदर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, इलेक्ट्रिकल आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। फिर जब वो प्रोसेसिंग स्टेज पे जाता है तो फिर उसके अंदर में केमिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, वाटर टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन, मतलब every engineering has some role in our industry. So that's why it is very vast and it can accommodate anybody, any engineer on the earth.
जो भी किसी भी तरीके के फील्ड के आदमी को अपन लोग ये इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर सकती है. So that's why it become the second largest in India for providing the jobs and this thing. राइट सर, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में लॉन्ग स्टेबल फाइबर्स जो है उनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा आज के जमाने में यूज में आ रहा है, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि दिस इज द फाइबर जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है? देखिए, आज अगर हम फाइबर के बारे में बात करने के लिए जाएंगे तो जूट इज द मोस्ट, जिसको कहते हैं बास्ट फाइबर. ऑल द बास्ट फाइबर्स आई कंसीडर्ड एज एन ए लॉन्ग फाइबर. I'm not talking about the medium length fiber like wool and other fibers. Basically, wool, angora, and all these fibers. We should divide the fiber in three categories. One is a very short fiber, which is up to say 50-52 mm length, and then another fiber which is 52 mm to 55 mm to say 70 mm or 80 mm. And then beyond that length fiber, which I feel are covering most of the bast fibers only, so they fall all in the they required only wet spinning system to process themselves. You got my point. So मैं इसमें एक ही चीज ये बोलूंगा कि इन सभी जो आज की डेट में जितने भी बास्ट फाइबर अपन लोग सुन रहे हैं, चाहे वो बनाना है, चाहे वो कोई भी दूसरे फाइबर है, बट अभी भी जूट की पैदावार पूरे विश्व में काफी है और जूट से संबंधित चीजें भी धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं. जूट के साथ में अभी तक केवल एक ही समस्या है कि ये फाइबर बहुत कोर्स होता है, तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा फाइन काउंटों का स्कोप नहीं होता है. इसीलिए इसको सबसे पहले रिप्लेस करने, मतलब इस वेट स्पिनिंग सिस्टम में जो दूसरा सबसे बड़ा फाइबर आ रहा है वो है फ्लैक्स. और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर में हेम्प भी एक बहुत बड़ा रोल पैदा करेगा. इसके अलावा जितने भी बास्ट फाइबर है इनके अंदर में मिनिमम 60 to 65% सेलुलोज कंटेंट होता है. तो जो हमारे रीजनरेटेड फाइबर की जो इंडस्ट्री है, रीजनरेटेड फाइबर इंडस्ट्री है, वो भी इनका बहुत ज्यादा उपयोग फ्यूचर में करने वाली है. हो सकता है कि हम उनको जो है आज स्पिनिंग के माध्यम से, अगर वो नहीं बना सकते हैं फाइन काउंट्स या वो, तो इनसे सेलुलोज एक्सट्रैक्ट करके, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आज की डेट में हम विस्कोस, मोडाल और एक्सेल में यूज कर रहे हैं, भविष्य में हम इन फाइबर से सेलुलोज एक्सट्रैक्ट करें और उनको हम अपने फाइनर काउंट्स या उनके लिए ले जा करके यूज करें. सो देयर इज a lot of possibility in the long staple segment. और सर, हम हमारा पॉडकास्ट शुरू होने से पहले डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वेट स्पिनिंग प्रोसेस एंड डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस. चाइना ने कैसे अभी हेम्प फाइबर वगैरह बाहर एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है. आपके हिसाब से कितना बेनिफिशियल होगा कि इंडिया में स्पिनर्स वेट स्पिनिंग बिजनेस चालू करे या एक्सपेंशन लेकर आए? देखिए, मेरे हिसाब से तो दिस शुड बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया. मतलब आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में लोगों को, बिजनेसमैन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखना चाहिए. ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, वर्ल्ड वाइड क्रिएट हुई है. पेंडेमिक ने हमारे लिए बहुत आसान किया है. आज चाहे यूएस मार्केट है, चाहे यूरोपियन मार्केट है, एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स अस फॉर सप्लाइंग दीज काइंड ऑफ ए फाइनल प्रोडक्ट्स. कैसे? क्योंकि अभी भी जो भी डेवलपमेंट आज हमने कॉटन स्पिनिंग सिस्टम या सिंथेटिक स्पिनिंग सिस्टम में जो हमने देखे हैं, पाए हैं, वो डेवलपमेंट अभी तक इस इंडस्ट्री के अंदर में नहीं हुए हैं. तो इट इज आल्सो ए ब्लेस्ड, मतलब ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी है और हमारे लिए एक पॉजिटिविटी भी है. क्यों? अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि ये मैन पावर बेस्ड इंडस्ट्री है और आज की कंडीशन में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट आपके अफ्रीकन कंट्रीज, स्टिल वी आर द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड. या डेफिनेटली एज कंपेयर टू बांग्लादेश, श्रीलंका, वी आर लिटिल हायर, बट स्टिल वी आर कंपेटेबल एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज. एंड इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये कि हमारे यहाँ का जो वर्कमैन है, जो टेक्सटाइल वर्कमैन है, वो ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा एक्वेंटेड है स्पिनिंग सिस्टम से या स्पिनिंग बिजनेस से या टेक्सटाइल बिजनेस से. तो वी आर ऑलवेज हैविंग अपर हैंड एज कंपेयर टू अदर पीपल. राइट.
तो सर भविष्य में इसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपके नजर में कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट या रोड ब्लॉक जो आपको लगता है थोड़ा तकलीफ ला सकता है? देखिए, जब चीजें बहुत बिगनिंग स्टेज के अंदर में होती हैं तब हमको रोड ब्लॉक्स या थ्रेट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं आज आपसे एक दूसरा प्रश्न आपसे ही करता हूं मैं, और अपने सुनने वालों से ये करता हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर में कितने करोड़ स्पिंडल कॉटन इंडस्ट्री के अंदर में चल रहा है? इफ आई एम नॉट मिसअंडरस्टूड, इट इज मोर देन 5.5 करोड़ स्पिंडल, राइट। राइट? और क्या 5.5 करोड़ स्पिंडल आने के बाद क्या अभी नए स्पिंडल आना बंद हो गए हैं इंडस्ट्री में? बिल्कुल नाइसली नहीं हुए हैं। तो ये जो है, मैं इसीलिए मैंने जो हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी, रोटी कपड़ा और मकान, ये जो चीजें हैं ना, इनके रूप बदल सकते हैं, लेकिन इनका जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा और आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखिए, प्रकृति अपने आप को कभी नहीं रोकती। जनरेशन वाइज हम, मतलब संख्या वाइज हम हमेशा बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब हम हमेशा बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये तीनों बेसिक चीजें हैं, और ये तीनों बेसिक चीजों के अंदर में आपको व्यापारिक वैक्यूम हमेशा बना रहेगा। मेरा मानना तो इस तरीके से है। रूप बदल सकता है, हो सकता है कि कॉटन का ज्यादा हो, सिंथेटिक का ज्यादा हो, बास्ट फाइबरों का कम हो, फ्यूचर में बास्ट फाइबर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, बट ओवरऑल इफ यू विल फाइंड देयर विल ऑलवेज ए वे एंड पॉसिबिलिटी टू create the market for any textiles in the world. राइट। सर एक चीज आपसे पूछनी थी, एक ऐसी चीज जो आपको लगता है आपने अपनी लाइफ में सीखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ हैज दैट चेंज्ड यू एज अ पर्सन? It's a difficult question, but बिकॉज देखिए, मेरे हिसाब से तो हर दिन आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आज की मैं घटना बताता हूँ। अभी मैंने सीखा कि कैसे आपसे इसके ऊपर में, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर में आपसे बात करनी है। तो एवरी डे इट इज ए लर्निंग, एंड जिस इंडस्ट्री में हम हैं उस इंडस्ट्री में तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता हम जब कुछ नया नहीं सीखते हैं, क्योंकि इट्स ए वेरी वेरी वास्ट, वेरी वेरी वास्ट। बट आई विल से somehow, I have to reply to your question. Yeah, I have started my career as a pure technician, but due course of time, after working for 5 or 7 years, I realized that being a technical person, until and unless we do not know the commerciality of the product, it is not useful for the people. जब तक आप बाजार को नहीं समझोगे, जब तक आप उसकी प्रोसेस की कॉस्ट को नहीं समझोगे, जब तक आप उसके इकोनॉमिक्स को नहीं समझोगे, तब तक किसी भी नई चीज को या किसी भी नए व्यापार को संभाल पाना, उसको सस्टेन कराना मुश्किल रहेगा। तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं एक टेक्निकल से थोड़ा सा कॉमर्शियल नॉलेज मैंने गेन करी, मार्केट को समझा। वो मेरे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ आगे आने वाले टाइम के अंदर में, रादर देन ए टेक्निकल पर्सन और प्योर कॉमर्शियल पर्सन, it will be a better if a person is having a techno commercial knowledge, will having a more success as compared to single side oriented person. ओके सर, सिंस अपनी इतनी स्कोप के बारे में बात हुई है, स्टार्टस के बारे में बात हुई है, स्पिनिंग सेक्टर में कैसे बदलाव आना चाहिए, आ रहा है, कल्चर की अगर बात करें, आपने तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत करीब से देखा है। आज भी इंडिया में टेक्सटाइल इज फेयरली अनऑर्गेनाइज्ड, आज भी मतलब अपने Yes, बोल सकते हैं कि इट्स अ फेयरली फैमिली ओन्ड इंडस्ट्री। yes, yes. तो इस कल्चर के बारे में आपकी क्या सोच है? मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ये बताना चाहूंगा कि टेक्सटाइल बिजनेस पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप बहुत गंभीरता से और गौर से देखने के लिए जाएंगे ना, तो यहाँ कभी ऐसा था ही नहीं। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज के भी लोग हैं, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड few places in the Europe also, in Southeast Asian countries I travel, I'm finding that even the brands also, they have started from the family owned business. आज भी आप अगर टेक्सटाइल को बहुत गौर से देखेंगे ना, चाहे अपने देश में, चाहे बाहर में, चाहे कहीं भी जाके देखेंगे, शायद अगर आज आप कभी टांडा, मोरानीपुर,
और मतलब जो हमारे जो वीविंग सेंटर्स हैं बड़े बड़े, अगर कभी आपको वहां घूमने का मौका मिले, अब हमारे लखनऊ के बगल में ही टांडा जैसी जगह है जहां पर आई थिंक इन 2007 कुछ 1 लाख लूमें हुआ करती थी। आज क्या स्थिति है, क्योंकि मेरे को एक सौभाग्य मिला था उस एरिया के अंदर में, जो अपनी पावर लूम्स को रिप्लेस किया था किसी आदमी ने, और वहां पर वो 8-10 उसने रैप सोल्जर लूम्स डाली थी। तो हम्म। इसको मैं इसलिए आपको इसको बता रहा हूं कि हम ये कभी, ये एक बहुत थिन सी लेयर है। आज वो ये सेक्टर ऐसा है जो हमेशा से फैमिली ओन्ड ही रहा है सिंस इट्स इंसेप्शन, क्योंकि लोग घरों में कपड़ा बनाते थे, यूज करते थे, साफ करते थे, और उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके यूज करके पहन लेते थे। बाद में जैसे जैसे चीजें कॉमर्शलाइज होती गई, बढ़ती गई, तो ये थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड हुआ, बट इट कभी चांस नहीं मिला इसको कि ये कॉमर्शियल। आज आप कोई भी बड़ा ब्रांड देख लो, कोई भी बड़ा नाम देख लो, सभी कहीं ना कहीं से फैमिली ओन्ड ही है। तो इसको इस राइट। नजरिए से देखना थोड़ा गलत है, यस। और इसके अंदर में सुधार तभी हो सकता है जब हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, वो इसको किसी तरीके से, इसको जिसको कहते हैं ना, अपनी फैमिली ओन थिंकिंग से बाहर निकल करके जब सोचना चालू करेंगे। हम्म। अच्छा, और हमारे यहाँ कमोवेश पूरे हिंदुस्तान में, चाहे आज आप कोई भी देखो, आज आप रिलायंस जैसा बड़ा ग्रुप आज अपन देखते हैं, मैं तो बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ, आज रिलायंस भी क्या है, आज उनके आप जो जो टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स, डिसीजन मेकिंग पीपल है, दे आर समहाउ समवेयर द फैमिली मैन ऑल्सो ओनली। तो ये हमारे देश का कल्चर है, और ये पूरे विश्व के अंदर में ये कल्चर है कि भैया सारे बिजनेस जो है वो फैमिली ओन्ड ही होते हैं, शुरुआत वहीं से होती। देयर आर वेरी 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 रेयर एंड फ्यू पीपल्स लाइक टाटा। तो कुछ ही ग्रुप है ऐसे जो फैमिली ओन्ड नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ द ग्रुप एंड बिजनेसेस आर फैमिली ओन्ड ओनली। That's true, sir. But despite being family owned, they're kind of professionally managed. वो लाला कल्चर कंटिन्यू यस, हो रहा है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। यही चीज मैंने आपको इसीलिए मैंने बोली थी कि इसमें से वो कुछ लोग ऐसे होंगे शायद, जो कल, जो अपना जो लाला कल्चर जो आपने शब्द यूज किया है, वो लाला कल्चर को छोड़ करके थोड़ा इसको मॉडर्नाइज करे या सोचे, बट स्टिल इट इज, मेरे को तो अभी दूर दूर तक वो कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप ये देखो, चाहे आप सूरत चले जाओ, चाहे किसी भी जगह चले जाओ, यू जस्ट रोम इन ए टेक्सटाइल सेक्टर, कहीं भी आप चले जाओ, इनका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मैक्सिमम जो होता है ना, 400-500 करोड़ तक का होता है। और ये कोई प्रोफेशनली मैनेज्ड हो ही नहीं सकते। आई एम वेरी रूड ऑन दिस दिस थिंग कि ये प्रोफेशनली अपने आप को मैनेज होना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमको कभी वो कल्चर को छोड़ करके जो जो हमारे बिजनेस करने का जो सिस्टम बन गया है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसको चेंज करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, शायद अभी कुछ यंग जनरेशन आ रही है, कुछ ब्रांड्स आ रहे हैं, तो शायद आगे जाकर के चेंज हो, पर मुझे अभी रीसेंट कुछ ऐसा लगता नहीं कि 4-5 सालों के अंदर में कोई मेरिकल हो जाएगा और एकदम से ये चेंज हो जाएगा लाला कल्चर। उसकी उम्मीद मुझे बहुत कम दिखाई देती है। ओके। एंड इंडस्ट्री में जो एक एक और एक नेचर है कि क्या है, जिधर भी प्रोडक्शन सेंटर्स है, चाहे वो स्पिनिंग हो या वीविंग हो या प्रोसेसिंग हो, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट मोस्टली सब माइग्रेंट लेबर्स है। मतलब जिधर लेबर है उधर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और जिधर मैन्युफैक्चरिंग उधर लोकल लेबर्स नहीं है। हम्म, एंड उसकी वजह से या कुछ और कारण की वजह से क्या है, लेबर कल्चर भी अपने इंडस्ट्री में उतना ज्यादा वेल रिफाइंड नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आज जिस तरीके से हम पूरा हिंदुस्तान, ईच एंड एवरी, हर बच्चा, हर व्यक्ति ये बोलता है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, वी आर ए ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट। हम्म। अब जब ग्रोइंग इकोनॉमी होती है तो क्या होता है कि जो जो नीचे के स्तर पे जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको भी उतना ही पैसा चाहिए। मेरी बात आप सोच रहे हैं मैं किस ओर इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं इशारा हाँ। करने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आज से जब हमने सन 1989-90 के अंदर में जब इस इंडस्ट्री के अंदर अंदर कदम रखा था, उस समय में जो बेसिक वेज हुआ करता था वो 40 रुपए 45 रुपए हुआ करता था, ओके। राइट है। और आज क्या ये संभव है? जिस तरीके से आज महंगाई चारों तरफ बढ़ी है, जीवन के लिए, जीने के लिए जो जितना आदमी आपको पैसा चाहिए, क्या उसके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री वो पैसा उनके यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए स्पेयर कर सकती है, दे सकती है? हम्म। प्रश्न ये है।
उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमने जो भी चीजें हैं, जिस तरीके से यूरोप है, चाइना है, यूएस है, जिस तरीके से वो अपने यहाँ एंड प्रोडक्ट के ऊपर में जिस तरीके से चीजें वो जो जो रेट्स जो प्राइस उनको मिलते हैं, क्या वो रेट और प्राइस हमारी इंडस्ट्री को मिलते हैं हिंदुस्तान में? नहीं नहीं। तो उसके पीछे दो रीजन है। एक तो हमारे यहाँ के जो टैक्सेशन सिस्टम है, एक बहुत बड़ा टैक्स का उसके ऊपर में बर्डन है। दूसरा, हमारे यहाँ कंपटीशन की भावना इतनी ज्यादा है, हम ये नहीं देखते हैं कि हमको हमारे प्रोडक्ट का वाजिब दाम मिलने से हमारे साथ काम करने वाले, हमारी इंडस्ट्री में काम करने वालों के साथ हमारी शेयरिंग बढ़ेगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आज अगर मेरे को किसी प्रोडक्ट के पीछे अगर 100 रुपए की अगर मेरी लागत है, और अगर मैं उसको 90 रुपए में बेचने का प्रयास करूंगा मार्केट के कंपटीशन में जा करके, तो क्या होगा? अल्टीमेटली मैं कहीं ना कहीं अपने साथ काम करने वाले या दूसरे चीजों में के अंदर में ही तो कटौती करने का प्रयास करूंगा। सही बात है। ये बहुत क्रूड सा एग्जाम्पल है और बहुत क्रूड सा आंसर भी है कि हम बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्री है वो किसी के साथ भी जस्टिफिकेशन करने के लिए एट प्रेजेंट तैयार ही नहीं है। ना तो हम अपने यहाँ काम करने वालों को सेटिस्फाई और वो कर रहे हैं, और ना ही हम उस प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं। हम बस केवल एक ऐसे अंधे कंपटीशन के अंदर में लगे हुए हैं जहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ सरवाइव कराने की चेष्टा करते हैं उसको, कि बस हम किसी तरीके से बचे रहे। मतलब आई थिंक इट वुड बी सेफ टू से कि वी आर जनरली प्लेइंग द गेम ऑफ सर्वाइवल एंड नॉट द गेम ऑफ ग्रोथ। यस, नॉट द गेम ऑफ ग्रोथ, सही शब्द है एकदम। हम ग्रोथ की तरफ है नहीं। ग्रोथ तो तब होगा ना जब आपकी खुद की इंडस्ट्री कोई आज आपको कोई रिटर्न ऐसे देगी। चलिए मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। टफ को आए हुए आज कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए सर। राइट। और जब टफ आया तो टफ के बाद में नंबर ऑफ स्पिंडलेस कितने बड़े हिंदुस्तान के अंदर में? टफ के पहले कितने स्पिंडलेस थे? मतलब कहने का यह है कि यहाँ जो आज की डेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में जो इन्वेस्ट करता है, वो व्यक्ति, वो बिजनेसमैन, वो एंटरप्रेन्योर अपने पैसे से ज्यादा, अपने प्रोडक्ट से ज्यादा, अपनी टेक्नोलॉजी से ज्यादा वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज के, कि साहब मुझे एक अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा, मुझे कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगा तो ये मेरा पैसा साफ हो जाएगा। अब इसके बाद में ये इंडस्ट्री चले नहीं चले, इट इज द हेडेक ऑफ द गवर्नमेंट। ये मतलब एक हमारी सेल्फ जो रिलायंट, मेंटालिटी, एक यस, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री जो होनी चाहिए वो शायद अभी तक नहीं बन पाई है। अब आगे कैसे बनेगी भी ये, क्योंकि हमारी मेंटालिटी और हमारी सोच ही ऐसी हो गई है। सिंटेक्स आपके सामने इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। दे हैव इन्वेस्टेड लाइक एनीथिंग इन द इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि उनको पैसा बहुत कम दाम, बहुत कम ब्याज पे लोगों से मिल रहा था, और उस समय गुजरात के अंदर में भयंकर पॉलिसीज थी जो उनको फेवर कर रही थी। परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या है? आज पूरी इंडस्ट्री समझ रही है कि उसका परिणाम कितना कितना भयंकर परिणाम है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको इसका एक और बहुत बड़ा एग्जांपल दे। 5.5 करोड़ से ऊपर हमारे यहाँ आज की डेट के अंदर में कॉटन और सिंथेटिक स्पिंडल, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ सर, डेफिनेटली दे आर दिस मच। लेकिन क्या इसके अंदर में हम 70% को भी आज की डेट में यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और उसके बावजूद आज आप किसी भी सप्लायर से बात करने के लिए जाओ, इवन इफ यू टॉक टू योर दिस थिंग, दे विल गिव यू ए लीड पीरियड ऑफ 1 year, 1.5 year. It means they are having the order for the new spindle edge. So where are those 30% spindle which has been installed? वो 30% स्पिंडल गए कहाँ? उनको रिवाइव क्यों नहीं कर रही है सरकारें? उनको क्यों नहीं रिवाइव किया जा रहा है? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ये। और ये डिफरेंस है हम में और चाइना में। मेरे को तो कई बार देखने का, घूमने का वहां पर मौका मिला है। वहां पर क्या है, मैं ये मानता हूं कि चाइनीज आर ट्रू नेशनलिस्ट। हम नेशनलिज्म का केवल जो है वो दिखावा बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ट्रू नेशनलिज्म हमारे अंदर है नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक। इट इज नॉट लाइक दैट कि पर्टिकुलर कोई सेगमेंट है, कोई वो चीज है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। क्या आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर में जो एक आदमी काम करने के लिए आता है और उसने 10 साल उस बेचारे ने इस इंडस्ट्री के अंदर में काम किया हो, मैं एक रिंग फ्रेम के वर्कर की बात करता हूँ, क्या आज भी उसको हक नहीं है कि वो 18,000 19,000 रुपए अपने घर के अंदर में लेकर के जाए और अपने बच्चों को और परिवार को अच्छे ढंग से पाल सके? लेकिन
हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर में उतना रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता नहीं रह गई है। अभी बात सही है रिसेंट सर का आपकी। एग्जांपल, आप अभी रिसेंट का एग्जांपल लो। इंडस्ट्री के अंदर में बहुत जबरदस्त, सब लोग कह रहे हैं कि साहब कॉटन में बूम आया, बूम आया, बूम आया, और प्राइस यहां से वहां पहुंच गया, राइट? Everybody is saying. You see from last 15-20 days it has reversed. Reason, वीवर को आगे जाकर के पैसा नहीं मिला। तो ये है एक्चुअली, वेयर इज द क्रच? कहाँ है वो सेंटर पॉइंट, है कहाँ हमारे यहाँ पर? आज आप ये देख लो, इतने दिन हो गए हैं। आज आप चाइना को कंपेयर करो, बांग्लादेश को कंपेयर करो, श्रीलंका को कंपेयर करो, यू जस्ट कंपेयर देयर पावर कास्ट टू अस। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि आज आज मैं आज सब 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 इंडस्ट्रियलिस्ट, अरे भाई हमारे यहाँ तो वी आर सफरिंग लाइक एनीथिंग, भैया वेजेस बहुत बढ़ गए। अरे भाई, इट इज अ गुड साइन कि आज आपके यहाँ वेजेस बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोगों की परचेज पावर आगे जाकर के बढ़ने वाली है, और आपका ही बनाया हुआ प्रोडक्ट ज्यादा बिकने वाला है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अब इसका दूसरा पहलू भी ये देखिए कि आज महंगाई इतनी ज्यादा हमारे देश में बढ़ गई है कि आज अगर 15-16 हजार से कम की आपके घर के अंदर में आवक हो रही है तो आपका सर्वाइवेबिलिटी नहीं है। वहीं बांग्लादेश के अंदर में अगर आप जा करके देखेंगे तो वहां 8-10 हजार रुपए में भी अच्छे ढंग से जीवन जी सकता है आदमी। मैं बात कर रहा हूँ उस इनकम ग्रेड की बात कर रहा हूँ। श्रीलंका में हमसे कम पैसे में सर्वाइवल हो जाता है। तो हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि अगर हमको इस बाधा को पार करना है तो इसमें सरकार, इन्वेस्टर्स और वहां काम करने वाले सब लोगों को मिल करके कोई समाधान इस तरीके का निकालना पड़ेगा जिससे इस इंडस्ट्री का सर्वाइवल लॉन्ग रन में हो सके। और जो जिस तरीके से पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर में बर्बाद किया जाता है, वो बर्बाद करना पैसा कम हो। बट सर अभी जो गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज आ रही है, 5F पॉलिसी है, पीएम मित्रा पार्क्स है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर पीयूष जी गोयल एज टेक्सटाइल मिनिस्टर, तो ये सब हम्म। के बाद आई थिंक सबको एक बहुत अच्छी उम्मीद है कि शायद आगे जाके विल सी वेरी वेरी गुड टाइम्स। चलिए सर, मैं आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन मैं तो इस इंडस्ट्री को पिछले 30 सालों से देखता चला रहा हूं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप नागपुर में बैठे हो, आपके बगल में अमरावती है, राइट। अच्छा, और वहां देखिए वहां पर कितने लोगों कितना जबरदस्त लिक्रेटिव पॉलिसी लेकर के आई थी स्टेट गवर्नमेंट। हाँ 40% सब्सिडी तक की घोषणा कर दी। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल द इन्वेस्टर्स एट द बिगिनिंग हैज जम्प्ड देयर लाइक एनीथिंग। करेक्ट। आज आप वहां जाकर के खड़े होकर के किसी भी व्यक्ति से पूछो, क्या उनको उसमें से जो सबसे पुराने होंगे उनको 1 या 2 किस्तें मिली है, उसके बाद किसी को कुछ नहीं मिला। उसको कंपनसेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो 2 रुपए या 3 रुपए पावर जो सब्सिडी थी उसको उन्होंने थोड़ा सा कंटिन्यू कर दिया, अनदर 2 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज आप सब्सिडीज की घोषणा करते हो, आज आप फैसिलिटीज की घोषणा करते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इसके साथ में आप ये भी बता सकते हो कि उसका फंड आप कहाँ से अरेंज करने वाले हो? आप वो पैसा जो सब्सिडी के फॉर्म में ले करके आने वाले हो वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आने वाला है, और उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है कि वो पैसा आपको मिल जाएगा? मैं आपको रिसेंटली बोलता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने नितिन गडकरी इसके का कुछ इंटरव्यू, कुछ बातचीत चल रहा था, तो नितिन गडकरी हैज टोल्ड कि वी डिसाइड, हमको यहाँ पर पैसा लाना कहाँ से है पहले से। ओके। आज वो कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ भी चीज बनाते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, तो उसके फंड की प्लानिंग वो पहले से कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे फंड लाना कहाँ से, इसलिए उनके काम फास्ट हो जाते हैं। और हमारे देश का तो दुर्भाग्य ये हमेशा से यही रहा कि अभी रिसेंटली, अभी तो देखिए, अभी भी मैं बहुत ज्यादा पीयूष गोयल जी से बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूँ, बट टू बी वेरी फ्रैंक, कारण यह है कि 7 टेक्सटाइल पार्क जो इन्होंने बोले थे, ध्यान है आपको? हाँ जी। राइट है। 7 टेक्सटाइल पार्कों में से अभी तक में कितने टेक्सटाइल पार्कों में जमीन का अधिग्रहण हो गया है या कोई जगह इन्होंने फाइनल कर दी है? ओके। अभी तक शायद शहर ही फाइनल हुए हैं। नंबर 1, आइए मैं तो इस चीज को तो चलिए बात की बता, इसके पहले कितने बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क घोषित किए गए और आज उन टेक्सटाइल पार्क की क्या स्थितियां हैं? राइट। आई थिंक जरूरी है कि नॉट जस्ट प्लानिंग बट एग्जीक्यूशन भी उस तरह से ही हो, एक होलिस्टिक प्लान बनाकर उसको उस पर ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या यही है, वी हैव स्टेटमेंट्स विद अस, वी डू नॉट हैव, हमको उसकी कार्य प्रणाली का बिल्कुल भी
अंदेशा नहीं होता है। हम भावनाओं में आकर के बैठ करके हम उद्घोषणाएं बहुत अच्छी अच्छी कर देते हैं। अरे भाई, तुम्हारे जो 60 टेक्सटाइल पार्क तुम आज बोल रहे हो, वो 60 टेक्सटाइल पार्कों की जगह तक तो अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ। 3 साल में इनको पूरा करना, 1 साल तो निकल गया। तब क्या होगा? लास्ट में आएंगे, बोलेंगे साहब हमने तो बोला था इंटीग्रेटेड पार्क में, मतलब वहां पर आपका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए, पावर की सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए। फिर वो क्या है, लीपा पोती के नाम पे 2-4 बन जाएंगे एंड देन खत्म। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। देखते हैं किस तरह से शेप आउट होता है, किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, किस तरह से इंडस्ट्री अपने आप को हो सकता है कि इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट बना लेवे। ये जो शब्द है ना आपका, इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट, तब बनेगा जब हम अपने प्रोडक्ट के साथ में जस्टिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, हम न्यूअर थिंग्स को अडॉप्ट करना चालू करेंगे, हम नई नई टेक्नोलॉजी से ज्यादा नए प्रोडक्ट एनपीडी पे विश्वास करना चालू करेंगे। राइट। जब तक हम एनपीडी, देखिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अब एक धीरे धीरे एक एंड पे आ गए हैं। इससे ज्यादा आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की आप सोच ले नहीं सकते। भाई आज आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? आपने इतना ही तो कर पाओगे। भाई एक जमाने में आपका एचओके मान लो से 40 चला करता था, आज आपका एचओके 17-18 करके ऊपर आ गया। कल यही एचओके आपका 11 पर चला जाएगा। आई डू एग्री, चला गया साहब, आपने बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी को ले लिया, लेकिन जो आपने कैपेक्स टेक्नोलॉजी को बाई करने के लिए लगाया, क्या उसका रियल एडवांटेज आपको कॉस्ट में मिला? मैं आपको एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल देता हूँ, सिंटेक्स का एग्जांपल देता हूँ। Exactly, I do not know how much they have invested per spindle, but during due course of my time working over there, I heard they have invested something 70,000 or 72,000. It's not a correct figure. I'm not stating like that, but it is just a thing. They were saying that they are investing 72,000 rupees per spindle for the reader plant. Just Okay. I'm asking one question to the investors through your this thing. Whereas LMW spindle cost at present, it will not cost more than 52 to 53,000 rupees per spindle, including all capex. Then why the financial institutions allowed them to invest this much money, extra money on their project? Whether they have done any cost benefit analysis on this? No. Who has justified this? And they have invested 5,000 crores of Indian rupees in that project. हम सबका ही पैसा है ना। आज मैं लखनऊ में बैठ करके सोचूं मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है, आप नागपुर में बैठ करके सोचो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बैंक तो वही थे ना, पीएनबी बैंक ही था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही था, उन्हीं सब ने तो पैसा लगाया उसमें। किसी ने क्यों एनालाइज करके उनको नहीं पूछा ये सवाल कि आप इतना मतलब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर कैसे रहे हो, किस लिए कर रहे हो? क्या आप मार्केट से कोई 50 रुपया किलो ज्यादा लेने वाले हो अपने प्रोडक्ट में? चलिए, ये तो वैसे भी आई थिंक दीज आर लॉन्गर डिबेटेबल टॉपिक्स। बात यही है, आज बात यही है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन ए different way, not different way, in a absolutely different direction, because the way we are thinking about our industry is not the way which we have to think. राइट। तो सर, नए सोच की अगर बात करें तो यंग जनरेशन है या यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं या शायद अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं टेक्सटाइल में, उनको लेकर आपकी क्या एडवाइस रहेगी? उन सभी को लेकर के मेरी एक मतलब पर्सनल लेवल पे मेरी एडवाइस ये रहेगी कि दिस इंडस्ट्री हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट दे शुड रीथिंक अबाउट देयर प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। उसकी वो सोच एकदम अलग चाहिए, वो सोच एकदम नई चाहिए, एकदम अलग चाहिए। कैसे? मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही क्रूड एग्जांपल देता हूँ। आज सपोज कीजिए आपका 17 का एचओके, बहुत मैथमेटिकल एग्जांपल देता हूँ, आपका 17 का एचओके मतलब 17 man hours you are putting to produce 100 kg of yarn. Okay. Right. तो एक मैन आवर का कितना हो गया? 100 divided by 17. Right. Yes, sir. So it will roughly come 6 kg. Okay. Right. And now you just see all around you. अब मैं आपसे एक बोलता हूं, आप अपने आजू बाजू की इंडस्ट्री की तरफ एक नजर घुमा करके देखिए। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी स्पिनिंग इंडस्ट्री
आपके एरिया में, मेरे एरिया में, जहां मैं बैठा हूं, कोई भी एरिया में, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, एवरीवेयर आज हम कम से कम नहीं करते, हजारों किलो माल, मतलब टनों माल हम फॉर द सेक ऑफ लेबर हम लूज करते हैं कि नहीं करते हैं? आज आप किसी भी हाँ इंडस्ट्री वाले को पूछो, हर आदमी ये बोलेगा कि साहब यार मेरे यहाँ तो यार एक रिंग फ्रेम बंद रही है कल रात में, हाँ। परसों इतना बंद रहा, परसों इतना बंद रहा। एक आदमी मेरा 6 किलो का प्रोडक्शन अगर लेकर के जा रहा है, अगर किसी दिन अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री के अंदर में 10 या 15 आदमियों की शॉर्टेज हो गई, तो कितना किलो चला जाएगा? 100 किलो तो हो ही गया समझ लो। 100 किलो चला गया। अब 100 किलो का जरा अगर अपन कॉस्ट निकाल करके देख लेते हैं, हाउ हम्म मच मनी वैल्यू एडिशन ही हैज लूज, दैट इंडस्ट्रियलिस्ट हैज लूज ऑन दैट प्रोडक्ट, जो भी वो बना रहा है उसके ऊपर में कितना उसने लूज कर दिया। आई राइट है? थिंक सर यान में अगर एवरेज 300 रुपये भी पकड़ ले अपने तो 30,000 रुपये हो गया। नहीं चलिए सर, कॉटन तो उसका पैसा था, कॉटन तो हमने निकाल करके अलग कर देवे, तो आप हम्म पर काउंट केजी के हिसाब से भी निकाल लो, तो कितना पैसा उसने कन्वर्जन मतलब वैल्यू एडिशन पे कितना यूज किया? ओके। लगभग 50%। हाँ। राइट है सर? तो अगर हम यस। आज की डेट में 1500 × 100 करेंगे तो कितना हो गया? मतलब 1.5 लाख रुपए हो गया सर, 1500 गुना 100 डेढ़ करेंगे तो। लाख रुपए हो गए। राइट है सर? अब अगर मैं वही कहता हूं कि अगर आज उस व्यक्ति ने अपने लेबर के साथ में ये 1.5 लाख का 50% भी अगर शेयर किया होता, तो भी यार आज वो 75,000 रुपए के प्रॉफिट पे बैठा होता। राइट। आई थिंक शायद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है ना उस पे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। नहीं देते, और ये प्रॉफिट एंड सबसे लॉस पे तो बड़ा सबका प्रॉब्लम। फोकस है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी लॉस है उस पे फोकस होना थोड़ा जरूरी है। जरूरी है, हम कितना प्रोडक्शन लूज करते हैं, हम हम उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं स्पीडे बढ़ा करके। हम्म और स्पीडे बढ़ाने से क्या होता है? आज स्पीडे बढ़ाने से क्या होगा? आज अगर आप आज आपकी जब रोड ही वैसी नहीं है, हर रोड की एक कैपेसिटी है ना उसके ऊपर में कार दौड़ाने की। हम्म आज मान लीजिए आज मैं गंगा एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहा हूँ या यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहा हूँ, देयर आई कैन रन द कार एट 140 और 130, नो इश्यू। लेकिन आज अगर मैं कहीं इंटीरियर सिटी के अंदर में चला गया, तो क्या मैं वहां पर 140 की स्पीड पे जा सकता हूँ? मैं किस किस तरीके से इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस तरीके से रिलेट करता हूँ, अरे भाई मेरा जो रॉ मटेरियल जो आप डाल रहे हैं उसके अंदर में, उसकी एक एक कैपेबिलिटी है कि इससे ज्यादा वो स्पीड को या इससे ज्यादा प्रोसेस को वो सस्टेन नहीं करता, तो वो तो आप एक अचीव कर ले गए। वो एक लेवल हम्म पे जब आप पहुंच गए, तब आपके पास में सबसे बड़ा फैक्टर क्या रह जाता है? फैक्टर यही रह जाता है कि यू हैव टू यूटिलाइज टू एक्सट्रैक्ट योर, यू हैव टू रन योर मशीन्स एज मच एज पॉसिबल, एज मच नंबर्स यू हैव टू पॉसिबल। आज अगर हम्म। मेरी एक मशीन मान लीजिए अगर 10 घंटे या 2 घंटे भी बंद हो गई, तो कितना किलो मेरा वेस्ट हो गया, कितना किलो मेरा चला गया, वेस्ट नहीं हो गया, वो प्रॉफिटेबिलिटी मेरे हाथ से चली गई। तो ये सोचने की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। इसीलिए यहीं पर मैं फिर अपनी बात बोलूंगा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि एनओवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द स्पिनिंग इंडस्ट्री। नेट आउटपुट वैल्यू, रॉ मटेरियल कॉस्ट टू सेल प्राइस के बीच में जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस जिस भी प्रोडक्ट का ज्यादा है, वही प्रोडक्ट आगे आने वाले समय में लंबे समय में सरवाइव करेगा इस स्पिनिंग इंडस्ट्री में। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बास्ट फाइबर टेक्नोलॉजी हैज ए बेटर एस्पेक्ट एज कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी, अदर फाइबर सिस्टम। राइट। बास्ट फाइबर का जो है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग एक डाटा दे देता हूँ। बास्ट फाइबर का जो एनओवी आता है वो आता है 60%, 65%, ओके। 65%, जबकि अपना कॉटन का एनओवी आज जब हम बोल रहे हैं दी बेस्ट है, तब भी ये 50% के ऊपर नहीं निकल रहा है। वो तो इट्स अ बिग डिफरेंस। It's a big difference. So you कम have से a कम पंद्रह better परसेंट ऊपर हो opportunity गया। to share your profit with your colleagues, with your machineries, with your infrastructure. राइट। इसीलिए मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलना कि एक आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि एक बार आप लोगों को सबको बोलना चाहिए कि नहीं, दिस प्रोडक्ट हैज ए फ्यूचर, और जितने लोग आएंगे उतना ही ये ग्रो करेगा। वी हैव ए चांस। देखिए यूरोप हमसे कम्पिटिट कर नहीं सकता, बिकॉज दे हैव ए वेरी वेरी हाई वेजेस। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि वो इस इंडस्ट्री को लेकर के वो कर सके। हमको इसके अंदर में कंपटीशन देने वाला हमारे पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ करके कोई दूसरा
है नहीं। तो उन लोगों को स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग ज्यादा हो जाएंगे, खैर वी आर लकी एट प्रेजेंट वी आर हैविंग ऑलमोस्ट you can say we are having 1,12,000 spindle in India, which is the second largest in the world. ओके तो सर सीरियस बात है तो आपसे काफी हो गई, एक छोटा सा फन सेगमेंट करते हैं, बोलिए। रैपिड फायर सेगमेंट है हमारा। तो आशा रहेगी आपसे कि आप एकदम क्विक रैपिड आंसर्स देवे। ओके ओके। So firstly, I would want to ask you textile. I mean, it's a fill in the blank question. So textile industry is dash. Wonderful. Okay. And sir, flax or bamboo? Bamboo. Ring frame or rotor? Ring frame. अच्छा सर, सेकंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। सो इफ यू बिकेम द टेक्सटाइल मिनिस्टर फॉर वन डे, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? First of all, I will just try to share, to make the policies for my textile industries, labor and workmen, which how they can be benefited more and more, so they can run their family in a very, very good way. ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला हमारे साथ, आपके अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपके थॉट्स, इनसाइट, सब चीज आपने शेयर किए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। हमें कमेंट या ईमेल करके बताइए आप कौन से टेक्स्ट प्लानर्स को आने वाले एपिसोड में सुनना चाहेंगे। डू शेयर द पॉडकास्ट विथ एवरीवन आउट देयर। आप हमारे पॉडकास्ट टेक्स्ट प्लानर स्टोरीज अभी स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए टेक्स्ट प्लानर के साथ और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड थैंक यू।